हेलो एवरीवन, मैं हूं अंकिता, आपकी इंग्लिश एजुकेटर, और स्वागत करती हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स पर। और आज जो मैं लेकर आई हूं आपके लिए वो है क्लास 9th इंग्लिश बी हाइव की पोम द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री। और जो टॉपिक आज हम कवर करेंगे वो है इस पोम का एक्सप्लेनेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं इस पोम के पोएट के बारे में। इस पोम को लिखा है विलियम बटलर यीट्स ने। ये एक आयरिश पोएट, ड्रामेटिस्ट और राइटर रहे हैं और 20th सेंचुरी के वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग फिगर्स में से एक हैं, जिसका मतलब ये है कि ये सबसे इन्फ्लुएंशियल या सबसे ज़्यादा मशहूर लोगों में से एक रहे हैं। इनका जन्म हुआ 13 जून 1865 को आयरलैंड के सैंडी माउंट में और इनका देहांत हुआ था 28 जनवरी 1939 को। हर एक पोएट के बारे में कोई ना कोई ख़ास बात एक ज़रूर होती है जिसे वो अपने पोएम्स के थ्रू अपने रीडर्स को बताते हैं। लेकिन W.B. यीट्स के बारे में वो कौन सी ख़ास बात है जो वो अपनी पोम्स में लेकर आते हैं? वैसे तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनसे पता चल सकता है कि जब हम पोम रीड करते हैं तो ये पहचान जाएं कि इस पोम को लिखने वाला शख्स और कोई नहीं, यीट्स ही हैं। लेकिन कुछ ऐसी प्रोमिनेंट बातें या कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जिन्हें हम देखते ही या पढ़ते ही जान सकते हैं कि ये यीट्स ने लिखी हैं, उनमें से एक पॉइंट है नेचर। जी हाँ, यीट्स नेचर के बारे में बहुत लिखा करते थे। उनकी पोम्स में आपको बहुत सारी ऐसी एक्सप्लेनेशन मिलेंगी, ऐसी इमेजरीज मिलेंगी जिससे आपको पता चलेगा कि यीट्स अपने आप को नेचर के कितना क्लोज पाते थे और कितना प्यार करते थे नेचर से, प्रकृति से। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनका जन्म जिस जगह पे हुआ था वो एक गांव का इलाका था जहाँ पर सब कुछ प्राकृतिक ही था, यानी एक नेचुरल ब्यूटी थी। शहरों की तरह कुछ भी आर्टिफिशियल ब्यूटी नहीं थी कि सुंदर दिखाने के लिए हम पार्क्स बना देंगे। वहाँ पार्क्स नहीं बनाए जाते थे, वहाँ नेचुरल गार्डन्स, जो अपने आप जो खेत हैं, वो नेचुरल ब्यूटी थी। पहाड़ों के पास बहती हुई नदी थी, ना कि कोई आर्टिफिशियल लेक या पॉन्ड। यही बहुत बड़ा कारण है कि वो अपने आप को नेचर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते थे। एक और इम्पॉर्टेंट बात के बारे में यीट्स अपनी पोम्स में बात करते थे, या ये कहना चाहिए कि इनकी अधिकतर जो पोम्स हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ पोम्स, वो यीट्स की लाइफ में जो इवेंट्स हुए हैं, यानी जो घटनाएं घटी हैं, रियल घटनाएं, उनके ऊपर आधारित होती थी। यानी वो बहुत सारी ऐसी बातें अपनी पोम्स में करते थे जो वास्तव में उनके जीवन में घटी हैं, चाहे वो उनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो या उनके रिलेशनशिप्स से रिलेटेड हो या प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो, किसी भी तरीके से रिलेटेड हो, लेकिन उनकी लाइफ से रिलेटेड होती थी, या उनकी जो भी डिज़ायर्स होती थी। जैसे जो बात उन्होंने इस पोम में की है कि वो क्या चाहते हैं, अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं, या नेचर उन्हें कितना पसंद है, उनकी जो चाहते हैं या इच्छाएं हैं वो अपनी पोम्स के थ्रू वो अपने रीडर्स तक पहुंचाते थे। यही कुछ ख़ास बातें हैं यीट्स की जो वो अपने पोम्स के थ्रू अपने रीडर्स तक पहुंचाते थे, और बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही ब्यूटीफुली वो ये सब बताते थे। तो आइए जानते हैं कि वो किस तरीके के राइटर रहे हैं। He was an Irish poet, dramatist and writer and one of the leading figures of 20th century literature. He was born in Sandymount in County Dublin, Ireland. Most of his poems are based upon real events in his life. Nature has played an influential role in Yeats' works. Yes, इनके कामों में चाहे पोम्स हो या उन्होंने कोई भी पीस ऑफ वर्क लिखा हो, उसमें नेचर का एक बहुत बड़ा रोल होता है। For him, nature has always been a source of inspiration, ideas and reflects his inner state. यानी नेचर के थ्रू वो ये बताते हैं उनके अंदर क्या चल रहा है, मन में क्या चल रहा है। जैसे मैंने आपको बताया उनकी डिज़ायर्स के बारे में, उनकी चाहतों के और इच्छाओं के बारे में, तो नेचर को एक्सप्लेन करते हुए वो अपनी इनर स्टेट को भी बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। This poem is one of William Butler Yeats's
मोस्ट फेमस एंड वाइडली रिकॉग्नाइज्ड वर्क्स। इसका ये मतलब है कि ये जो पोम है द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री, वो विलियम बटलर यीट्स की सबसे ज़्यादा फेमस और सबसे ज़्यादा पसंद की गई पोम्स में से एक है। ऐसा क्या खास है इस पोम में कि उसे इतना ज़्यादा पसंद किया गया? तो ये जानने के लिए तो हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, इज़न्ट इट? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये जान ले कि इनिसफ्री है क्या। इनिसफ्री एक जगह है, ये एक आइलैंड है जो लेक के अंदर है। वो आइलैंड अनइनहेबिटेड है, यानी वहाँ कोई रहता नहीं है, वहाँ कोई पॉपुलेशन नहीं है, वहाँ लोग नहीं रहते। और ऐसी ही जगह विलियम बटलर यीट्स यानी यीट्स जाना चाहते हैं। लेकिन ऐसी जगह क्यों जाना चाहते हैं जहाँ कोई रहता ही नहीं है, जहाँ बात करने के लिए भी कोई नहीं है, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ के लिए कोई नहीं है। एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ का मतलब होता है जब हम एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे के ओपिनियंस सुनते हैं, समझते हैं, इज़न्ट इट? तो यही सब करने के लिए आपको कोई लोग तो चाहिए अपने आसपास, लेकिन यीट्स को ऐसा कुछ नहीं चाहिए। उसे एक्सक्यूज़ मी, उसे एक ऐसी जगह जाना है जहाँ कोई नहीं रहता है। और इनिसफ्री एक ऐसी ही जगह है जहाँ लेक में एक आइलैंड है, वहाँ वो रहना चाहता है, वहाँ वो नेचर के नज़दीक रहना चाहता है, नेचर की ब्यूटी को अप्रिशिएट करना चाहता है, नेचर की ब्यूटी को पास से महसूस करना चाहता है, उसे फील करना चाहता है। लेकिन उसके लिए ये सब करना इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि वो जो शहर का जो जीवन होता है, अ सिटी लाइफस्टाइल, उससे थोड़ा ऊब गया है, उससे दूर जाना चाहता है, या यूँ कहें कि उससे भागना चाहता है तो गलत नहीं होगा। यानी यीट्स जो सिटी की लाइफ है वहाँ से बाहर निकल के फिर से नेचर के पास, नेचर के करीब आना चाहता है। देखिए 20th सेंचुरी के समय उन्होंने ये पोम को लिखा है, लेकिन ये बात हर एक सदी में बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है, बहुत ज़्यादा मायने रखती है कि हम जब शहरों में आते हैं तो वहाँ की लाइफस्टाइल में बिल्कुल खो से जाते हैं। इतना खो जाते हैं कि हमें खुद के लिए समय नहीं मिलता, हम खुद की ही इच्छाओं को कभी एक्सप्लोर ही नहीं कर पाते, यानी पहचान ही नहीं पाते कि हम क्या चाहते हैं, नहीं चाहते हैं। या तो हम पढ़ाई लिखाई में बिज़ी रहेंगे जैसे कि आप, या फिर काम में बिज़ी रहेंगे जैसे कि मैं, लेकिन हमें इतना समय नहीं मिल पाता है कि हम खुद को भी जान सकें। नेचर एक ऐसी जगह है या एक ऐसा जोन है, एक सेफ जोन है और बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव जहाँ फील कर सकते हैं। एक ऐसी जगह है जो हमेशा आपको कुछ ना कुछ अच्छा ही देगी, आपसे कुछ छीनेगी नहीं। तो ऐसी, क्योंकि नेचर ने हमें सब कुछ दिया है, एवरीथिंग, हम रिस्पॉन्सिबल हैं कि हमने उन चीज़ों को अप्रिशिएट नहीं किया है, उन चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लिया है। और इसीलिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे अब हम हाथ धोते जा रहे हैं। अब हमारे लिए शायद फ्यूचर के लिए कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो बचेंगी नहीं, जो फ्यूचर जनरेशन्स जो आएंगी, बहुत सारे ऐसे होंगे जो वो कुछ ऐसी नेचर की कुछ ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस ही नहीं कर सकेंगे जो हमने की हैं, और हम कुछ ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे जो हमारे एंसेस्टर्स ने की होंगी। इसमें से एक चीज़ यही है कि नेचर के साथ नज़दीकी, क्योंकि हम सिटी लाइफस्टाइल के अंदर एकदम घुस चुके हैं और हम समझते हैं दिस इज़ द ओनली लाइफ। नो, इस पोम के थ्रू ये पोम पूरी दुनिया में इतनी मशहूर इसीलिए हुई क्योंकि इस पोम के थ्रू यीट्स ने एक रियलिटी बताने की भी कोशिश की है कि वास्तविक जीवन जो होता है वो बनावटी नहीं होता। वास्तविक जीवन जो होता है वो होता है जब आप उन चीज़ों को अप्रिशिएट करें जो आपको कुदरत ने दी हैं, जो आपको नेचर से मिली हैं, लेकिन हम उसे अप्रिशिएट नहीं करके बनावटी चीज़ों की तरफ ज़्यादा भागते हैं। जैसे किसी भी खेत खलियान या पहाड़, नदियाँ, यहाँ जाकर इन्हें अप्रिशिएट करने की बजाय जब भी हमें समय मिलता है हम सबसे पहले मॉल की तरफ भागते हैं। वहाँ की जो चहल पहल होती है, जो लोग हमें आते जाते नज़र आते हैं,
वहाँ उसकी तरफ हम भागते हैं क्योंकि वो हमें काफ़ी अट्रैक्ट करता है। लेकिन हम ये नहीं समझते कि जो ठहराव हमें माउंटेन्स, जो नदियाँ, जो ये ग्रीनरी है, हरियाली है, जो ठहराव ये सब हमारी लाइफ में लाते हैं, उस ठहराव का अर्थ हम समझ ही नहीं पाते। इस पोम के थ्रू यीट्स ने हमें उसी ठहराव, उसी खूबसूरती के बारे में बताने की एक बहुत ही उम्दा कोशिश की है और वो बहुत सफल भी रहे हैं। तो देखते हैं उन्होंने किन किन पॉइंट्स के बारे में हमें बताया है, समझाया है। Innisfree is an uninhabited island within Low Hill. Uninhabited का मतलब होता है unpopulated, ऐसी कोई भी जगह जहाँ पे लोग नहीं, मानव जाति नहीं बसी हुई होती है, उस जगह को कहते हैं uninhabited. It is an uninhabited island within Low Hill, a lake situated in northern Ireland. मैंने आपको बताया कि वो एक आयरिश पोएट है, यानी आयरलैंड से वो हैं। वहीं पर जहाँ उनका जन्म हुआ उसी के पास ये जगह रही है। इनिसफ्री के बारे में वो इसलिए जानते हैं क्योंकि जहाँ यीट्स का जन्म हुआ उस जगह के पास ही इनिसफ्री है। और यही कारण है, जब वो छोटे थे, अपने बचपन में, जब समर्स के दौरान जब छुट्टियां होती हैं बच्चों की, वो जब अपने गांव जाया करते थे, वहीं से उन्हें एक डिज़ायर फील हुआ कि मैं ऐसी जगह ही आके रहना चाहता हूँ, मैं ऐसी जगह ही बसना चाहता हूँ। अब उन्हें ऐसा लगा क्योंकि वो पढ़ाई करने के लिए लंदन स्कूल्स में गए थे। तो लंदन इज़ अ ग्रेट सिटी, इज़न्ट इट? तो वहाँ पे उन्होंने जब वहाँ की लाइफस्टाइल देखी, वहाँ का तौर तरीका सब देखा, तब उन्हें समझ में आया कि जब वो वापस अपनी जगह पे जहाँ उनका जन्म हुआ है, जब वो वहाँ आते हैं तो उनको जो एक शांति मिलती है, जो उनको एक ठहराव मिलता है, वो लंदन या किसी भी और सिटी की लाइफस्टाइल में उन्हें नहीं मिलता है, वो उसे एंजॉय नहीं कर पाते हैं। इसीलिए धीरे धीरे उनके अंदर ये इच्छा जागरूक होने लगी कि मैं सिटी लाइफ से दूर जाकर अपने गांव के आसपास ही कहीं बसना चाहता हूँ। और उन्होंने जो जगह चूज़ करी वो है इनिसफ्री, क्योंकि यहाँ और कोई नहीं रहता। शहर में तो आप लोगों के साथ घिरे रहते हैं, लेकिन यहाँ कोई नहीं रहता आपकी शांति भंग करने के लिए। वहाँ लेकिन कोई तो होगा जो रहते हैं, उनके बारे में भी यीट्स ने इस पोम में बताया है, और वो इसकी शांति भंग नहीं करेंगे। इनफैक्ट वो यीट्स की शांति, यीट्स का जो इस ठहराव के बारे में वो बात कर रहे हैं उसमें और ऐड ऑन कर देंगे। देखते हैं किस तरह से। Yeats, as a child, had spent his summers nearby, which derived a desire in him to build a house in Innisfree. देखिए, ये एक्सप्लेनेशन मैं इसीलिए पढ़ रही हूँ ताकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता चले कि इस पूरी बात को एक्सप्लेन किस तरीके से करना चाहिए। सो इट्स अ वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन, ठीक है? तो आप इसे ज़रूर ध्यान से पढ़ें। He wants to take a break from a buzzing city life and dreams to live in this calm and relaxed pastoral region. देखिए, एक तो वर्ड है buzzing. buzzing का मतलब क्या होता है? जो लिटरल मीनिंग होता है buzzing का, वो होता है जो हनी बीज होती हैं, यानी मधुमक्खियाँ, वो जब अपने जब वो उड़ती हैं तो उनके पंखों से बहुत तेज़, उनके पंखों से फ्लटर, जो बहुत तेज़ आवाज़ आती है, वो जो साउंड होता है, वो जो ध्वनि होती है, उसे बज़ करना कहते हैं। लेकिन जब हम बजिंग सिटी लाइफ की बात कर रहे होते हैं तो मतलब बहुत ज़्यादा चहल पहल, चिल्ल पौ, कभी गाड़ियों की आवाज़ आना, कभी कुछ, कभी कोई बात कर रहा है, कोई बात कर रहा है, मतलब आपको बिल्कुल भी रिलैक्स होने का मौका ही नहीं मिलता। कहीं ना कोई शोर हो ही रहा होता है हर वक्त। उसी का अर्थ होता है बजिंग सिटी लाइफ। ओके, देन कम्स पेस्टरल रीजन, यानी खेत खलियान या हरा भरा एरिया। तो यहाँ यीट्स क्या कह रहे हैं कि इस पोम के थ्रू उन्होंने बताया है कि किस तरीके से जब वो छोटे थे तो धीरे धीरे उनके अंदर ये डिज़ायर पैदा हुई, और उनके बड़े होने तक ये डिज़ायर इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई कि वो सिटी लाइफ, एक बजिंग सिटी लाइफ से दूर जाके एक पेस्टरल रीजन, खेत खलियान जैसा, जहाँ नेचुरल ब्यूटी है, नेचर के नज़दीक, एक पेस्टरल रीजन में जाके बसना चाहते हैं। ऑलराइट, तो आइए अब हम बात करते हैं इस
पोम की हमें एक छोटा सा ब्रीफ मिल चुका है कि बेसिकली ये पोम किसके बारे में है, तो अब इसे पढ़ने में और भी मज़ा आएगा। ये है इसका स्टेंजा 1। I will arise and go now, and go to Innisfree, and a small cabin built there of clay and wattles made. 9 bean rows will I have there, a hive for the honeybee, and live alone in the bee-loud glade. सबसे पहले हम कुछ इम्पॉर्टेंट मीनिंग्स के बारे में जान लेते हैं ताकि आपके लिए इस स्टेंजा को समझना और भी आसान हो जाए। I will arise and go now. Arise का मतलब क्या होता है? Arise का मतलब होता है उठ जाना, यानी जब आप सो रहे हैं और सोकर जब जागते हैं उसे कहते हैं arise. Alright? Standing up. तो मैं जगूंगा और अब मैं जाऊंगा। कहाँ जाऊंगा? Innisfree। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि Innisfree एक आइलैंड है। ओके? And a small cabin. Cabin का मतलब होता है रूम, एक छोटा कमरा। And a small cabin built there of clay and wattles. Clay का मतलब होता है मिट्टी, wattles का मतलब होता है, यहाँ देखिए फेंसिंग अगर आप जानते हैं, फेंसिंग जो बाड़ बनाते हैं, ये देखिए, ये यहाँ मैंने समझाने की आपको कोशिश की है इस फोटोग्राफ के थ्रू कि ट्विग्स जो होते हैं, यानी बेंत मान लीजिए या छोटी छोटी लकड़ियाँ जो होती हैं, टहनियाँ होती हैं, उन सब का इस्तेमाल करके हम इस तरीके की बाड़ जो बना देते हैं, ठीक है, उसको कहा जाता है वॉटल्स। ठीक है, तो ट्विग्स का तो मतलब होता है टहनियाँ या छोटी 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 टहनियाँ, पतली छोटी छोटी टहनियाँ, और आई एम सॉरी, जो बेंत होती है, बेंत भी एक तरीके की लकड़ी जैसा ही होता है, पतली चपटी लकड़ियाँ जैसा वो होता है, और थोड़ी फ्लेक्सिबल, वो फ्लेक्सिबल होती हैं, आसानी से मुड़ जाती हैं। तो उससे जो एक बाड़ बनाई जाती है वही होते हैं वॉटल्स। तो क्ले और वॉटल्स का इस्तेमाल करके यीट्स एक केबिन बनाना चाहते हैं, एक रूम बनाना चाहते हैं। 9 bean rows will I have there। अब उन्होंने अपना कमरा बना लिया। कमरे का यहाँ मतलब है कि घर अपना बना लिया। अब चूंकि वो अकेले रहने वाले हैं तो उन्हें कोई महल की ज़रूरत नहीं है। ये भी दर्शाता है कि सिंप्लिसिटी दर्शाता है। ये देखिए, पोम्स की एक ख़ास बात यही होती है, और एक अच्छे राइटर की भी ख़ास बात यही होती है कि वो ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं जिनसे उनकी एक मन की बात अच्छे से एक्सप्लेन करना आसान हो जाता है। जैसे उन्होंने यहाँ होम की बात नहीं करी या हाउस की बात नहीं करके एक केबिन ही बोला, ये उनकी रिक्वायरमेंट्स को भी बता रहे हैं कि मुझे ज़्यादा जगह की क्या ज़रूरत है, कि क्यों मुझे इतना, मैं अकेला ही तो रह रहा हूँ, तो मुझे क्यों ज़रूरत है एक बहुत बड़े महल की या एक डबल स्टोरी हाउस की। नहीं, मुझे इस तरीके की किसी भी जगह की ज़रूरत नहीं है रहने के लिए। मैं अकेला इंसान हूँ और मुझे बस ऐसी एक जगह चाहिए जहाँ मैं कंटेंट रहूँ। कंटेंट रहूँ का मतलब है जहाँ मैं एकदम सेटिस्फाइड रहूँ कि हाँ, ये मेरा छोटा सा कमरा है और यही मेरा होम हो गया है, यही वो जगह हो गई है जो मेरा एक कंफर्टेबल जोन है और मैं यहाँ खुश हूँ। मुझे यहाँ कमरे नहीं, खुशी चाहिए, शांति चाहिए। फिर वहाँ पर वो बताते हैं कि उसके पास 9 बीन रोज़ होगी। बीन एक तरीके की सब्ज़ी होती है, तो यहाँ 9 बीन रोज़ से सिर्फ ये ना हम समझे कि वो सिर्फ बीन्स ही उगाएंगे। यहाँ बेसिकली वेजिटेबल्स से ही मतलब है कि वो वहाँ पर जहाँ उन्होंने केबिन बनाया है उसके पास की जगह पे ही सब्जियाँ उगाएंगे। यानी ये चीज़ ये भी दर्शा रही है कि वो फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स खाना चाहते हैं। देखिए, उनका जन्म ऐसी ही एक जगह पर हुआ है, सैंडी माउंट में, और वो एक गांव ही है जहाँ पर सब कुछ एकदम फ्रेश और नेचुरल मिलता है। कोई केमिकल्स या एडिटिव्स उसमें नहीं होते हैं, जो हमें बहुत शहरों में कुछ नेचुरल मिलना खाने पीने के लिए भी बहुत मुश्किल होता है, इज़न्ट इट। तो चूंकि वो एक उनका जो बैकग्राउंड रहा है वो ऐसा ही रहा है, तो वो फ्रेश फ्रूट्स और फ्रेश वेजिटेबल्स जिनका स्वाद ही एकदम अलग होता है, बहुत ही बढ़िया होता है, उसके लिए तरस रहे हैं शायद। इसीलिए वो इसमें ये ख्वाहिश जता रहे हैं, अपनी इच्छा बताना चाह रहे हैं कि फ्रेश वेजिटेबल्स के लिए मैं वहाँ खेती भी करूँगा। आगे,
अ हाइव फॉर द हनी बी। हाइव का मतलब होता है मधुमक्खियों का छत्ता। तो मैं वहाँ पर मधुमक्खियों का छत्ता भी एक रखूँगा। क्यों? ताकि मुझे एकदम नेचुरल हनी मिले। क्या शहरों में नेचुरल हनी मिलना आसान है? बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट ये कहना सही होगा कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ऐसा ऐसा हनी मिलना जो नेचुरल है, गॉड नोज़ क्या होता है वो। तो उन्हें चाहिए कि वो एक ऐसी जगह जाएं और ऐसे माहौल में रहें जहां उन्हें फ्रेश वेजिटेबल्स भी मिले, फ्रेश हनी भी मिले। एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड। बी लाउड का मतलब यहाँ पर होता है, बी लाउड का मतलब जो हनी बीज की जो बजिंग साउंड जो होती है, जो आवाज़ होती है वो। और ग्लेड का मतलब है ओपन स्पेस या एक क्लियर्ड स्पेस जो होती है। देखिए जंगल में या खेतों, गांव में, आई एम सॉरी, गांव के अंदर हम देखेंगे तो हर तरफ हरियाली ही होती है, पेड़ होते हैं, है ना। ये एक ऐसी बात ये ग्लेड ऐसी जगहों पे वो जगह होती है कि बीच में एक पैच सा होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ नहीं होते हैं, घास जैसा एरिया ही होता है। जैसे अगर हम कहें कि ये जो एरिया है ये घास जैसा एरिया ही है, यहाँ पेड़ इतने ज़्यादा नहीं होते इन कंपैरिजन टू द रेस्ट ऑफ द एरिया, ठीक है। तो ऐसी जगह को ही ग्लेड कहा जाता है। इसी जगह पर एक तरीके से हम कह लें कि प्लॉट जितनी साइज़ का एरिया हमें मिल गया है, जहाँ पे यीट्स जो हैं अपना केबिन बनाना चाहते हैं, अपना रूम बनाना चाहते हैं। उसके पास जो और प्लेन एरिया है, ठीक है, जो खाली एरिया है, ओपन एरिया, वहाँ पर वो थोड़ी सी खेती करना चाहते हैं अपने लिए। एक इंसान के खाने के लिए कितनी ही खेती की ज़रूरत है। दैट इज़ वाई ओनली 9 बीन रोज़, कि मेरे लिए उतना सफिशेंट रहेगा। तो खेती करना चाहते हैं, एक हाइव रखना चाहते हैं हनी बीज़ के लिए ताकि उन्हें एक ताज़ा शहद मिल सके, ठीक है। और मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि वहाँ इंसान तो नहीं बसते हैं इनिसफ्री में, लेकिन कुछ और चीज़ें, कुछ और लोग तो होंगे जिनका होना यीट्स को डिस्टर्ब नहीं करेगा। उनमें से जो पहला है वो यही है, बीज़ की जो आवाज़ होती है वो कई बार हम कहते हैं कितना डिस्टर्बिंग है, लेकिन जब हम नेचर के नज़दीक जाते हैं और इसे अप्रिशिएट करने की कोशिश भी करते हैं, तब हमें समझ में आता है कि ये जो साउंड प्रोड्यूस कर रही हैं जो हनी बीज़ हैं, वो कोई शोर नहीं है, इट इज़ नॉट सम नॉइज़। इनफैक्ट ये एक तरीके का म्यूज़िक है जिसे हमें अप्रिशिएट करना सीखना चाहिए, समझना चाहिए। एंड इट एड्स द टू द ब्यूटी ऑफ नेचर, ठीक है, हमारी प्रकृति की सुंदरता के साथ और ज़्यादा ऐड होता जाता है। और यही सब जो है यीट्स तलाश कर रहे हैं। ओके, ये स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन है जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत हेल्प करेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यीट्स क्या चाहते हैं वो इस पोम के थ्रू उन्होंने एक्सप्लेन किया है। उनकी जो डिज़ायर है एक ऐसी जगह रहने की, एक पेस्टरल रीजन में रहने की, जहाँ सब कुछ बहुत ही नेचुरल हो, और जो जिसे वो खाना भी चाहते हैं, वो किस तरीके का खाना खाना चाहते हैं, किस तरीके का हनी खाना चाहते हैं, किन चीज़ों को इन्जॉय करना चाहते हैं। जैसे हनी बीज, इनका बजिंग साउंड वो इन्जॉय करना चाहते हैं, इज़न्ट इट। तो ये सभी वो चीज़ें हैं जिसके बारे में उन्होंने अपने फर्स्ट स्टैंजा में बताया है। और इसकी शुरुआत ही ऐसे करी है कि बस अब मैं उठूँगा और मैं इनिसफ्री जाऊँगा। कहीं ना कहीं ये उनकी एक डेडिकेशन भी दिखाता है और एक स्ट्रॉन्ग इच्छा बता रहा है कि अब मुझे बस अब उठना है और अब मुझे जाना है, बस बहुत हो गया, अब मैं शहर में और नहीं रहना चाहता, मैं अब इनिसफ्री जाना चाहता हूँ। और ये तय है, यही वो इस फर्स्ट स्टैंजा के थ्रू बताना चाह रहे हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले स्टैंजा की तरफ और देखते हैं और यीट्स की क्या क्या इच्छाएं हैं। And I shall have some peace there, for peace comes dropping slow, dropping from the vales of the morning to where the cricket sings. There are midnights all aglimmer, and noon a purple glow, and evenings full of the linnet's wings. एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, पहले स्टैंजा की फर्स्ट लाइन में भी इस वर्ड का यूज़ हुआ है, इस स्टैंजा में भी इस वर्ड का यूज़ हुआ है, और वो है
आई। मैं जो कहना चाह रही हूँ कि यीट्स ऐसा चाह रहे हैं, यीट्स वैसा चाह रहे हैं, वो ये जो आई है वो आई और कोई नहीं है, वो यीट्स ही है। ओके, ये यीट्स ही है। तो आई यीट्स को संबोधित कर रहा है यहाँ पे। ओके, विलियम बटलर यीट्स। इसलिए हम और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गली ये बात कह सकते हैं कि यहाँ पे विलियम बटलर यीट्स ने किसी और के बारे में बात नहीं करी है, किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में बात नहीं करी है कि वो ऐसा चाहता है या उसके माध्यम से अपनी इच्छा बताना चाह रहे हैं, कि किसी दूसरे व्यक्ति को आगे करके उसके माध्यम से अपनी इच्छाएं बताना चाह रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट वो डायरेक्टली अपने बारे में यहाँ बात कर रहे हैं कि मैं ये चाहता हूँ, मुझे ये चाहिए। ओके, चलिए इस स्टैंजा में वो क्या बात कर रहे हैं ये जानने से पहले हम इसके कुछ मीनिंग्स, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो हैं उनके मीनिंग्स जान लेते हैं। ओके, एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो। ड्रॉपिंग का मतलब होता है फॉलिंग, यानी गिरना। ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग। वेल का मतलब बेसिकली होता है घूंघट। आपकी मम्मी या दादी या और भी बुज़ुर्ग महिलाएं जो होती हैं वो अपने जो सीनियर्स या एंसेस्टर्स होती हैं उनसे पर्दा करते हैं, तो घूंघट जो होता है वही है ये घूंघट। ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स। क्रिकेट हिंदी में हम इन्हें झिंगूर भी कहते हैं। ये एक इंसेक्ट है जो कई बार बहुत अंधेरे में बहुत अलग तरीके की एक आवाज़ निकालते हैं, ठीक है, और एकदम कांस्टेंट आती है वो आवाज़। इसका कोई मॉड्यूलेशन, कोई ऊपर नीचे बिल्कुल नहीं होता, एकदम कांस्टेंट और एकदम समान तरीके से बस आती रहती है वो आवाज़। देयर मिडनाइट्स ऑल अ ग्लिमर। ग्लिमर का मतलब होता है चमकता हुआ, शाइनिंग। And noon a purple glow, and evenings full of the linnet's wings. लिनेट एक पक्षी है, जैसा स्पैरो होती है चिड़िया, चिड़िया जैसी ही एक बर्ड होती है जो दिखने में थोड़ी छोटी होती है और कलर इसका होता है येलोइश ब्राउन होता है और थोड़े थोड़े रेड कलर के स्पॉट्स भी होते हैं इसकी स्किन पे। आप यहाँ देख सकते हैं, ये थोड़ी सी दिखने में स्पैरो जैसी है बट स्पैरो नहीं होती, दूसरी एक बर्ड है। ओके, तो यहाँ पर इन सब के बारे में यहाँ पर इन्होंने यीट्स ने बात की है कि मैं वहाँ और क्या, मुझे बेसिकली जब मैं जा रहा हूँ इनिसफ्री तो जा क्यों रहा हूँ, यहाँ एक कारण बता रहे हैं कि मुझे वहाँ क्या क्या मिलेगा। देखिए पिछले स्टैंजा में तो उन्होंने बताया था कि मैं वहाँ अब जाऊँगा और मैं वहाँ जाके ये करूँगा। होता है ना एकदम जो एक्साइटेड किड्स होते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वैसा चाहिए, फिर मैं ये करूँगा, मुझे कलर पेंसिल्स ला दो, फिर मैं ऐसी ड्राइंग बनाऊँगा, मैं वो ड्राइंग बनाऊँगा, यू नो, एक्साइटमेंट दिखाते हैं। तो पहले स्टैंजा में यीट्स अपनी वही एक्साइटमेंट एक दिखा रहे हैं कि मैं इनिसफ्री जाऊँगा और मैं ये करूँगा। लेकिन इस स्टैंजा में वो अपनी एक्साइटमेंट नहीं बता रहे हैं कि मैं वहाँ जाके क्या करूँगा। इस स्टैंजा में वो अपनी एक होप बता रहे हैं, एक एक्सपेक्टेशन बता रहे हैं कि मुझे वहाँ जाके क्या क्या मिलेगा, मैं ये क्या करूँगा क्या नहीं वो नहीं, मुझे वहाँ क्या क्या मिलेगा, इस बारे में यहाँ यीट्स बात कर रहे हैं। ओके, तो बेसिकली वो वहाँ पर उन्हें क्या मिलेगा, पीस मिलेगा। ओके, तो पीस की वजह से वो वहाँ जा रहे हैं जो सिटी लाइफ में बिल्कुल मिसिंग है, उन्हें मिल ही नहीं रहा है। ऑलराइट, तो इसी बारे में बात कर रहे हैं वो और ये बताना चाह रहे हैं कि कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जिनके थ्रू, जिनकी वजह से उन्हें ये पीस, उन्हें ये शांति और ठहराव सब कुछ मिलेगा। ओके, तो जानते हैं उन सभी चीज़ों के बारे में जिसमें यीट्स अपनी शांति, अपना पीस ढूंढ रहे हैं। सबसे पहले जिसमें उन्हें अपना पीस दिखाई देता है वो है एंड आई शैल हैव सम पीस देयर। सबसे पहले तो इनिसफ्री अपने आप में पूरा ही एक ऐसा आइलैंड है, एक ऐसी जगह है, उन्हें लगता है कि वहाँ तो मुझे एक रिलैक्सेशन मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन वहाँ ऐसा क्या क्या है? फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स।
इसका ये मतलब है, जैसे मैंने आपको बताया कि ड्रॉपिंग का मतलब होता है फॉलिंग यानी गिरना। वो यहाँ पर सुबह की बात कर रहे हैं और अर्ली मॉर्निंग की बात कर रहे हैं, जिसे हम कहते हैं भोर। तो भोर की बात कर रहे हैं, एकदम अर्ली मॉर्निंग या वी आवर्स की बात कर रहे हैं, जहाँ पे एक अलग ही तरीके की शांति रहती है लेकिन सन्नाटा नहीं होता। और उन्होंने इस चीज़ को बहुत ही खूबसूरती से यहाँ एक्सप्लेन किया है कि जैसे जैसे सूरज चढ़ता है और जैसे जैसे सूरज की जो किरणें हैं वो धरती पर गिरती हैं, तो जो रात का अंधेरा है धीरे धीरे दूर होता चला जाता है, वो मिटता चला जाता है। तो वो एकदम इस तरह से नहीं होता। ये पूरा जो प्रोसेस है, धीरे धीरे अंधेरा दूर हो रहा है और जो सूरज की रोशनी से जो उजाला हो रहा है, चारों तरफ फैल रहा है, वो बहुत ही धीमा धीमा सा प्रोसेस है और बहुत ही खूबसूरत प्रोसेस है। और ये प्रोसेस और ये जो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं ये, वो शहर में एक्सपीरियंस करना शायद या तो मुश्किल ही है, फिर भी अगर आप जल्दी जाग के वो सब एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो भी शहर में आपको वो सब नहीं मिलेगा। वो सारी चीज़ें जो खूबसूरती को ऐड करती हैं इस सुबह में, इस भोर में, वो शहर में शायद एब्सेंट ही होंगी, लेकिन इनिसफ्री में वो एब्सेंट, इनिसफ्री में वो अनुपस्थित नहीं होंगी। तो सबसे पहला तो है कि किस तरीके से जो सुबह है वो किस तरह से अपना घूंघट गिराती है, यानी अपना कवर हटाती है, और जो अंधेरा है या रात का जो कालापन है उसे धीरे धीरे दूर करती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सूरज एक तरीके से इंसानी तौर पे उन्होंने एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है और बहुत सुंदरता से एक्सप्लेन किया है कि सूरज जो है कैसे अपना घूंघट उठाएगा और गिराएगा और अपना एक कवर हटा के किस तरीके से जो अंधेरी रात है उसका एक कालापन जो है उसे दूर करेगा, ओके, और चारों तरफ उजाला फैलाएगा। अब ये वो समय की बात हो रही है, जैसे मैंने आपको बताया अर्ली मॉर्निंग की बात हो रही है। तो अर्ली मॉर्निंग में उस समय क्या होता है, हल्की हल्की झिंगूर की आवाज़ आती है, क्रिकेट, हल्की हल्की झिंगूर की आवाज़ जो आती है वो बिल्कुल भी तीखी नहीं होती या कि कानों में लगे या आपको डिस्टर्बेंस हो, नो। जो एक सन्नाटा होता है ना, उसी सन्नाटे को तोड़ने का काम करती है ये क्रिकेट, ठीक है। क्रिकेट का जो आवाज़ है वो एक देखिए सिंग ऐड किया है, नॉइज़ नहीं लिखा है यहाँ पर ईट्स ने, तो वो आवाज़ ऐसी लगती है जैसे झिंगूर गाना गा रहा है। वो उस सन्नाटे को काट कर उसे शांति में बदल देती है। तो उन्हें एक ऐसी शांत सुबह की इच्छा है, जो उन्हें उम्मीद है, उन्हें एक्सपेक्टेशन है कि उन्हें इनिसफ्री में ज़रूर ऐसी सुबह मिलेगी, देखने को मिलेगी, एक्सपीरियंस करने को मिलेगी। इसके आगे का दिन वो भी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि There midnights all a glimmer and noon a purple glow। देखिए यहाँ पर उन्होंने पहले मिडनाइट यानी आधी रात की बात की है और उसके बाद नून की बात की है। अब देखिए इतना तो हमें पता ही है कि सबसे पहले सुबह होती है, तो उसके बाद पहले दोपहर होगी और फिर आधी रात आएगी। यहाँ पर उन्होंने नून के बारे में बाद में बात की है, पहले मिडनाइट की ही बात की है। ये सीक्वेंस उन्होंने थोड़ा आगे पीछे किया, ऐसा क्यों? राइम स्कीम को बरकरार रखने के लिए। ए बी ए बी, ए यानी स्लो एंड ग्लो, बी एंड बी, सिंग्स विंग्स, ठीक है। तो ये जो राइम स्कीम है, इस राइम स्कीम को तोड़ना ना पड़े, इसी वजह से आई होप राइम का मतलब मैंने आपको अपने पिछले वीडियोस में बहुत अच्छे से समझाया है। राइम स्कीम क्या होती है वो भी मैंने आपको बहुत अच्छे से अपने पिछले वीडियोस में समझाया है। अगर फिर भी समझना नहीं आया हो तो मैं एक क्विक रिवीजन आपको दे देती हूँ कि पहली लाइन को अगर हम ए बोलेंगे तो ए से कौन सी वो लाइन है जिसका लास्ट वर्ड इस वर्ड से मेल खा रहा है, राइम कर रहा है, यानी उनके जो साउंड्स हैं वो सेम है। तो अगर हम पहली इसे ए बोलेंगे फर्स्ट लाइन को, दूसरी लाइन को
चूंकि इसका लास्ट वर्ड स्लो से राइम नहीं कर रहा है, लेट्स कॉल इट बी। ठीक है, फिर हम थर्ड लाइन पर आते हैं। अगर थर्ड लाइन का भी लास्ट वर्ड किसी भी ए से या बी से मैच नहीं करेगा तो फिर हम इसे सी बोलेंगे, ए बी सी। तो पहले देख लेते हैं कि कहीं राइम कर रहा है या नहीं। तो ग्लो राइम कर रहा है किससे, ए लाइन से या बी लाइन से, ए लाइन से, तो इसे भी हम ए ही बोलेंगे। ठीक है, और सेम रूल अप्लाई होगा हमारी फोर्थ लाइन पे। और फोर्थ फ्रेज का जो लास्ट वर्ड है विंग्स, वो सेकंड लाइन के लास्ट वर्ड सिंग्स से राइम करता है। देखिए स्टूडेंट्स, हो सकता है आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें राइम स्कीम बहुत अच्छे से आती है, बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आती है, और हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है और उन्हें राइम स्कीम नहीं आती। तो उन्हें बताने के लिए एक एक्सप्लेनेशन ज़रूरी भी है, और बाकी बच्चे जिन्हें ऑलरेडी आता है उनके लिए एक क्विक रिवीजन है। सो एक्स्ट्रा नेवर हर्ट्स, कभी भी रिवीजन परेशान नहीं करेगा। ओके, इट्स ऑलवेज गुड। तो इसीलिए इसकी राइम स्कीम जो है वो क्या हो गई, ए बी। इट इज़ वेरी वेरी इजी एंड सिंपल। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको यही बता रही थी कि नून को पहले ना बता के उन्होंने बाद में, मिडनाइट के बाद में क्यों एक्सप्लेन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये स्लो एंड ग्लो ये एक राइम को बरकरार बनाए रखने के लिए, और दूसरा एक ये ब्यूटी भी एक एडिशनल फीचर होता है, एक ब्यूटी ऐड करता है। ठीक है, तो यही कुछ ट्रिक्स होती हैं, तरीके होते हैं जो पोएट्स अक्सर अपनी पोम्स के अंदर यूज़ करते हैं उसे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। ऑलराइट, तो मिडनाइट सुबह ऐसा क्या हो रहा है जो उन्हें पीस प्रोवाइड करवा रहा है, वो हमने बात कर ली। मिडनाइट में ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से वो बहुत ही पीसफुल फील कर रहे हैं। मिडनाइट में द मिडनाइट्स ऑल अ ग्लिमर, आधी रात में जब शाइन होती है, तो शाइन कैसे होती है, वो कौन सी चीज़ होती है, ऐसा क्या है जिसकी वजह से आधी रात में शाइन होती है। गेस गेस, 1 2 3, करेक्ट, स्टार्स, ट्विंकलिंग स्टार्स। जिन ने ये आंसर सही दिया है, वेल डन। जिन्होंने नहीं दिया, नो प्रॉब्लम, हम अभी सीखेंगे। ट्विंकलिंग स्टार्स ही वो होते हैं जो आधी रात को चमकते हैं। यहाँ पर यीट्स ने इस फ्रेज़ के साथ ये भी बताने की कोशिश की है कि गांव में या पेस्टरल रीजन्स जो होता है, या ऐसी जगह जो नेचर, जहाँ पे आप नेचर के नज़दीक होते हैं, वहाँ पे आपको आधी रात में स्टार्स दिखाई देते हैं। यस, शहरों में आजकल स्टार्स देखने को ही नहीं मिलते हैं क्योंकि इतना पोल्यूशन है, इतना ज़्यादा धुआं है कि वो एक लेयर बना देता है जिसकी वजह से हमें स्टार्स दिखाई ही नहीं देते रात को। तो वो जो ब्यूटी है आधी रात की, वो तो हमें नज़र ही नहीं आती है, वो तो हमको किसी ऐसी जगह जाकर ही मिलेगी या देखने को नसीब होगी जहाँ पोल्यूशन नहीं होगा, जहाँ ये धुआं नहीं होगा, वो परत नहीं होगी, या कहें कि धुएं का वो वेल नहीं होगा, वो घूंघट नहीं होगा जो हमें स्टार्स को देखने से रोक सके। इज़न्ट इट? तो उसी के बारे में यहाँ पर जो है यीट्स समझाना चाह रहे हैं कि मैं वहाँ इसलिए जाना चाहता हूँ क्योंकि आधी रात को मुझे चमकते हुए सितारे दिखाई देंगे, और वो सितारों की जो एक ट्विंकल होता है, वो भी कॉन्स्टेंटली हमें नहीं दिखाई देते, वो इतनी दूर होते हैं कि हमें लगता है कि ट्विंकल कर रहे हैं, ठीक है, चमक रहे हैं। तो वो जो है वो उन्हें एक अलग तरीके का पीसफुल एनवायरनमेंट, एक शांति भरा, शांतिपूर्ण माहौल उन्हें देगा जो उन्हें सिटीज़ में, शहरों में नहीं मिल रहा है। ओके, चलिए बढ़ते हैं दोपहर की तरफ कि दोपहर के लिए क्या बात कर रहे हैं। एंड नोन अ पर्पल ग्लो। पर्पल ग्लो का यहाँ क्या मतलब है, जब दोपहर में, जब यानी एकदम भरी दोपहरी, उस समय किस तरीके का होता है सूरज। जब आप सोचेंगे पर्पल कलर, तो सूरज से कभी आता ही नहीं है,
बिल्कुल सच है। पर्पल कलर तो सूरज से नहीं आता, उनकी सन रेज़ में हमको तो नहीं दिखाई देता। लेकिन हम अगर कभी भी गौर करें तो अगर भरी दोपहरी में हम बाहर निकलते हैं और सूरज की रोशनी हमारी आंखों पर पड़ती है तो हमारे आंखों के आगे हल्का हल्का रेडिश या पर्पलिश ग्लो आ ही जाता है। तो जो धूप में हम बाहर निकल रहे हैं और उस टाइम पे जो एक पर्पलिश ग्लो जो एनवायरनमेंट में या एटमॉस्फेयर में रहता है वो भी बहुत ब्यूटीफुल है। वो एक ऐसा इफ़ेक्ट है जो अगेन शहरों में नहीं हो पाता है, और होता भी अगर हो तो हम उसे देखकर अप्रिशिएट नहीं कर पाते। ना तो हमारे पास इतना समय रहता है, और दूसरा वहाँ की लाइफस्टाइल इतनी बिजी है, इतना ट्रैफिक है, सब कुछ इतना है कि वो इफ़ेक्ट क्रिएट ही नहीं हो पाता जो किसी भी नेचुरल ऐसी जगह जहाँ नेचर बहुत ही ज़्यादा नज़दीक हो, ऐसी जगह पे ही इस तरीके का कोई इफ़ेक्ट क्रिएट हो सकता है जहाँ आपको भरी दोपहरी भी खूबसूरत नज़र आ रही हो। वरना भरी दोपहरी में हम या तो अपने घरों से बाहर नहीं निकलते, अगर ऑफिसेज़ में हैं तो फुल ऑन एसी चलता रहता है, इज़न्ट इट? तो हम उस इफ़ेक्ट को एंजॉय ही नहीं कर पाते, देख भी नहीं पाते, और शायद बहुत से लोगों को तो इसके बारे में पता भी नहीं होगा। चूँकि यीट्स गाँव खेड़े जैसी जगहों में ही रहे हैं, नेचर के नज़दीक रहे हैं, वो जानते हैं कि उन्होंने शहर में क्या मिस किया है। इसीलिए वो इन सब चीज़ों के बारे में बता रहे हैं, और उन्हें एक एक्सपेक्टेशन है कि आज भी जब मैं वहाँ जाऊँगा तो मुझे वो सब कुछ मिलेगा जो मुझे और मेरी लाइफ में एक ठहराव लेकर आएगा, पीस लेकर आएगा। ओके, चलिए आखिरी लाइन में वो बात कर रहे हैं शाम की। एंड इवनिंग्स फुल ऑफ द लिनेट्स विंग्स। लिनेट्स विंग्स का क्या मतलब है? यानी लिनेट के पंख। इवनिंग के समय वो लिनेट की बात कर रहे हैं, लिनेट पक्षी की बात कर रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि जब शाम होती है तो सभी जो बर्ड्स होते हैं वो वापस लौट के अपने अपने घरों पे या अपने अपने घोंसलों में फिर से चले जाते हैं, है ना? ये बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है। आपने भी देखा होगा कि अपने पूरे झुंड में वो रहते हैं सभी पक्षी, और वापस अपने घरों को लौट रहे होते हैं शाम को। ये नज़ारा भी अगर हम शहरों में भी देखें तो ये नज़ारे होते हैं, लेकिन फिर बैकग्राउंड म्यूज़िक क्या होता है? वही शहर का शोर शराबा। वो शोर शराबा जब वो इनिसफ्री में होंगे यीट्स, और वहाँ जब ये नज़ारा एक्सपीरियंस कर रहे होंगे तो कोई भी बैकग्राउंड डिस्टरबेंस नहीं होगा। जो एकमात्र म्यूज़िकल साउंड उन्हें सुनाई दे रहा होगा वो होगा लिनेट पक्षी के पंखों की आवाज़ जो उड़ रहे हैं। पंखों की आवाज़ भी अपने आप में बहुत ही सुंदर, ये एक म्यूज़िक होता है। जब भी कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक ऐसा नहीं होता है, बैकग्राउंड साउंड ऐसा नहीं होता जो आपको डिस्टर्ब करे, तो ये सभी नेचुरल चीज़ें जो होती हैं, जो नेचर ने हमें दी हैं, वो बहुत ही सुंदर लगती हैं और हमें उन्हें हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए। यही सब वो चीज़ें हैं जो उन्होंने अपने चारों पहर की बात की है, मॉर्निंग, इवनिंग, नून और मिडनाइट, इन चारों की बात करी है कि हर एक पहर में ऐसा क्या हो रहा होगा जिनकी वजह से उन्हें पीस मिलेगा। ये उनकी एक एक्सपेक्टेशन भी है, होप भी है, और कहीं ना कहीं वो श्योर भी है, सर्टेन भी है। ये दोनों फीलिंग्स अलग अलग हैं, उम्मीद और सर्टेनिटी एकदम अलग अलग है, लेकिन फिर भी ये दोनों उनके अंदर पैरेलली चल रही हैं, एक साथ चल रही हैं कि ये सब मुझे उम्मीद है कि वहाँ मिल जाए, और मुझे यकीन है मुझे मिल जाएगा। जिस तरीके से वो इन नज़ारों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो उन्हें वो जानते हैं, उन्हें श्योरिटी है कि ये सब कुछ वहाँ होता है, वहाँ सब कुछ ये अवेलेबल है, क्योंकि अब उन्होंने अपना बचपन ऐसी ही सराउंडिंग्स में बिताया है, और इसीलिए वो चाहते हैं कि मैं वहाँ वापस जाऊँ, क्योंकि शहर में तो ये सब कुछ मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ये है इस स्टेंजा का एक्सप्लेनेशन कि किस तरीके से वो पीस ढूंढ रहे हैं। हर एक लाइन का अपना एक गहरा मीनिंग है इस स्टेंजा में, कि किस तरीके से उन्होंने सुबह चढ़ते सूरज में, एकदम दोपहरी भरे सूरज में और ढलते सूरज में, उगते हुए मून में, हर जगह उन्हें एक पीस
पीसफुल एनवायरनमेंट मिल रहा है, हर जगह उन्हें शांति मिल रही है, ठहराव मिल रहा है, और पक्षियों का गुनगुनाना, इनफैक्ट क्रिकेट या झिंगुर की जो आवाज़ होती है उसमें वो उन्हें म्यूज़िकल साउंड्स की तरह लग रही हैं। और ये सच है, क्योंकि जब हम शांति से नेचर को अप्रिशिएट कर रहे होते हैं और उस समय किसी भी पक्षी की या किसी भी इंसेक्ट की जो आवाज़ आती है वो उस ब्यूटी में ऐड करती है, वो उसे डिस्टर्ब नहीं करती, इंटरप्ट नहीं करती है। एक बार मैं इस एक्सप्लेनेशन को रीड कर लेती हूँ और आपको ये एक्सप्लेनेशन अपने आंसर्स के लिए बहुत ही हेल्प करेगा। ऑल राइट, in this stanza Yeats says that he will enjoy the peaceful environment of Innisfree. Peaceful environment उन्हें चाहिए Innisfree का। He will be peaceful once he is in Innisfree and the peaceful feeling will be felt slowly and gradually. यहाँ तक मैंने peaceful को 3 से 4 बार रिपीट कर दिया है, इसलिए क्योंकि ये रेपिटेशन ये समझाने के लिए है कि वो कितना ज़्यादा, कितना बेसब्री से चाहते हैं कि उन्हें ये पीस, ये आज़ादी, ये शांति मिल जाए। Peace, the word expresses the true reason behind his desires of coming to Innisfree, leaving behind the city lifestyle. यही है वो मेन कारण जिसकी वजह से वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर वापस Innisfree में आना चाहते हैं। The poet states that one can find peace at every location in a countryside, यानी countryside भी वही होता है गांव खेड़ों की जगह या पेस्टरल रीजन या जहाँ पे नेचर बहुत नज़दीक है आपके। तो वहाँ पर आप जब जाएंगे तो हर एक जगह पे, चप्पे चप्पे पे आपको वहाँ रिलैक्सेशन ही मिलेगा, शांति ही मिलेगी। It comes as naturally as the morning sun comes in the sky. ये जो शांति है ये बिल्कुल बनावटी नहीं होती। जैसे दौड़ भाग से भागने के लिए आपको चलाकर यहाँ मेडिटेशन करने की नहीं ज़रूरत पड़ती है कि हम मेडिटेशन करेंगे उसके बाद ही हमको शांति मिलेगी। यहाँ रहना ही एक तरीके का मेडिटेशन है, अपने आप में एक नेचुरल मेडिटेशन है यहाँ पर। तो Innisfree में जब आएंगे तो वो जो पीसफुल और जो रिलैक्सेशन है वो आपके पास नेचुरली आएगा, अपने आप आएगा, और वो इतना ही नेचुरल होगा जितना नेचुरल या जितना ऑब्वियस सूरज का उगना होता है, जितना अपने आप से सूरज आता है। कोई आर्टिफिशियल तो नहीं होता ना कि बटन दबा दिया और अब सूरज आएगा या अब वो राइज होगा, इज़न्ट इट? बिल्कुल उतनी ही नेचुरल तरीके से वो पीस आपके नज़दीक आएगी। When morning comes, it fades away all the traces of darkness and covers the earth with its hazy mist. ये बिल्कुल सही है कि जब सुबह सुबह की किरणें होती हैं सूरज की तो एक ना हेजी सा, फॉगी सा, जो बहुत ही पतली परत होती है कोहरे की, वो आपकी चारों तरफ फैली हुई आपको दिखाई देती है, जो और उस खूबसूरती को में ऐड कर देती है, जो नेचर की खूबसूरती होती है उसमें और ऐड कर देती है। ठीक है, आगे चलते हैं। At this time the chirp of crickets will add beauty to this peaceful sight. जो झिंगुर की जो आवाज़ है वो इसी पूरे वातावरण में और भी ऐड कर देती हैं, उस ब्यूटी को और भी बढ़ा देती हैं। In next lines, he talks about all the peaceful sights that he will get to see in Innisfree at different times of a day. At midnight, इसका ये मतलब है कि दिन के अलग अलग समय में वो क्या क्या देखेगा। जैसे मिडनाइट के समय पे उसे चमकते हुए सितारे दिखाई देंगे, जो शहरों में देखना लगभग असंभव है। दोपहर के समय वो क्या देखेगा? द पर्पल ग्लो कमिंग फ्रॉम द रेज ऑफ सन ड्यूरिंग नून, वो भी ट्रैफिक्स की वजह से, या हम उस समय अपने घरों में या ऑफिसेज में बंद होते हैं तो हमें मालूम ही नहीं कि उस समय बाहर किस तरीके का एक इफ़ेक्ट बनता होगा। एंड इन द इवनिंग द साउंड ऑफ लिनेट बर्ड्स फ्लैपिंग इट्स विंग्स, फिर से वही बात है कि जब वो अपने घर वापस लौट रहे होंगे लिनेट पक्षी, तो उनकी जो पंखों की आवाज़ है वो आवाज़ एक म्यूज़िक क्रिएट कर रही है यीट्स के लिए, और वही उसके लिए एक शांति का विषय है कि वो उस शांति को चाहता है। और यही कारण है कि यीट्स जो है वो शहर छोड़कर एक ऐसी जगह जाना चाहता है जहां उसे ये सब मिले, और वो जगह है Innisfree। चलते हैं अपनी आखिरी स्टैंजा की तरफ। I will arise and go now, for always night and day I hear the lake water lapping with low sounds by the shore,
while I stand on the roadway or on the pavements grey. I hear it in the deep heart's core. देख लेते हैं कुछ important words और उनके meanings. I will arise, मैंने आपको स्टेंजा 1 में भी बताया था कि arise का मतलब होता है सोता हुआ व्यक्ति जब जागता है. ऐसा नहीं है कि कुर्सी पर बैठा है और वो उठ गया तो इसका मतलब वो भी arise हो गया. उसे हम कहेंगे rise हो गया, RISE. arise का मतलब है कि सोता हुआ व्यक्ति जब जागा है. अराइज को हम बाकी चीज़ों से भी एक्सप्लेन करते हैं, जैसे अराइज का मतलब कोई नई सिचुएशन उत्पन्न होना. सो अ सिचुएशन हैज़ अराइज. ठीक है, तो अलग अलग जगह पर इसका यूसेज है, लेकिन इस पोम में इसका जो मतलब है वो यही है कि जब हम सो रहे हैं और फिर हम जागे और हमें एक अनुभूति होती है कि अब बस हमको जाग जाना चाहिए. आंखें भी जाग चुकी हैं और हमारी साइकी, हमारा दिमाग भी अब जाग चुका है. ओके, और हमें ये एहसास हो चुका है कि अब हमें क्या चाहिए. और यहाँ यीट्स को क्या एहसास हो रहा है कि उसे इनिसफ्री जाना है. स्टेंजा 1 की जो सबसे पहली लाइन है वो यही है, आई विल अराइज एंड गो नाउ. और स्टेंजा 3 की भी फर्स्ट लाइन यही है. ये रिपीट क्यों हो रहा है? वाई दिस रेपिटेशन हियर? यहाँ पे ये रेपिटेशन इसलिए हो रहा है कि यहाँ यीट्स का जो एक डेडिकेशन जो रहा है, शुरुआत से ही रहा है, अब वो डेडिकेशन और भी ज़्यादा बढ़ गया है और अब वो और भी ज़्यादा डेस्परेट है इनिसफ्री जाने के लिए कि अब बस बहुत हो गया, मैं इस सिटी में नहीं रह सकता हूँ, अब मैंने ये तय कर लिया है, मुझे इनिसफ्री जाना है. सिटी में नहीं रहने का जो भाव है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है. अगर आप गौर करें तो पूरे ही पोम में उन्होंने ये नहीं लिखा है कि मुझे सिटी में नहीं रहना है. वो बस हमें इस बात से समझ में आ रहा है कि वो चूँकि इनिसफ्री जाना चाहते हैं और वहाँ जो जो चाहते हैं वो सब कुछ शहर में अवेलेबल ही नहीं है, वो हो ही नहीं सकता है, वहाँ पे कुछ काफ़ी हद तक नहीं हो सकता है, उससे समझ में आ रहे हैं. तो यहाँ पे वो ये नहीं कह रहे हैं यीट्स किसी भी तरीके से कि मुझे शहर पसंद नहीं है या मैं तो वहाँ रहना ही नहीं चाहता या वो तो बहुत ही ख़राब है या गलत है यहाँ रहना. नहीं, उनका पूरी पोम में कि उन्हें क्या चाहिए और वो क्या करना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं, उसके बारे में बात हो रही है. और ये दोनों ही बातें बहुत अलग अलग है कि वो नेगेटिव बात नहीं कर रही. यानी उनका जो अप्रोच है पूरी पोम में बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच है कि वो हमेशा ये बात कर रहे हैं कि वो क्या पाना चाहते हैं और अपनी इच्छाओं को सब तक पहुंचा रहे हैं बस. तो यहाँ उनकी ये जो इच्छा है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है और इनफैक्ट अपने स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट पर है कि अब बस बहुत हो गया, मुझे अब वहाँ जाना है, मुझे वो सब कुछ चाहिए जो जब मैं छोटा था, मेरे बचपन के दौरान मैंने जो नेचर एंजॉय किया है वो मुझे वापस चाहिए और मेरी बची हुई पूरी ज़िंदगी के लिए मुझे नेचर के नज़दीक ही रहना है, उसे एंजॉय करना है. फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, हर समय दिन और रात मुझे वही नेचर, वही पीस, वही स्टेबिलिटी यानी ठहराव, वही ठहराव चाहिए हर समय. I hear the lake water lapping with low sounds by the shore. अब उनकी इस डिज़ायर की जो एक इंटेंसिटी है ना वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि उन्हें हर वक्त ना पानी का शोर अब सुनाई भी देने लग गया. तो यहाँ पे वर्ड है लैपिंग विद द शोर. तो लैपिंग का मतलब है जो पानी की जो आवाज़ होती है, साउंड होता है जब वो किनारे से, यानी शोर यानी किनारा, जब पानी किनारे से टकराता है तो आपने सुना होगा कितनी खूबसूरत और बहुत ही बढ़िया एक आवाज़ सी होती है, वो बिल्कुल साउंड जैसी होती है. अगर आपने कभी शांति से पानी की आवाज़ सुनी है, भले वो स्टिल वाटर हो यानी ठहरा हुआ पानी हो या वो एकदम वेव वाला पानी हो, हर एक पानी का अपना एक साउंड होता है. जब बहुत मान लीजिए तूफ़ान आया है तब जो पानी जिस तरीके की हरकतें करता है और जिस तरीके के एक साउंड क्रिएट करता है, डर लगता है ना. और जो ठहरा हुआ पानी है वो बहुत ही एक कामनेस लेकर आता है, एक रिलैक्स्ड माहौल क्रिएट करता है. तो जब वो पानी शोर से या किनारे से टकराता है तब जो साउंड होता है, तो लैप का मतलब होता है दैट साउंड ऑफ वाटर, वही आवाज़ जो किनारे से टकरा कर आती है. While I stand on the roadway
और ऑन द पेवमेंट्स ग्रे। पेवमेंट और ग्रे इन दोनों का यहाँ क्या मतलब है? पेवमेंट तो बेसिकली होते हैं, पेवमेंट ब्लॉक्स भी होते हैं, और पेवमेंट्स को हम कह सकते हैं एक तरीके का फुटपाथ, या कई जगह गलियारों की तरह भी हम इस शब्द को समझ सकते हैं। वो एरिया जो बेसिकली पेडेस्ट्रियंस यूज़ करते हैं अधिकतर, यानी पैदल चलने वाले लोग, ओके, तो वो एरिया होता है। और वो ग्रे का यहाँ मतलब है, ये सिर्फ कलर नहीं है, ग्रे दर्शाता है डलनेस को, यानी एक उदासीनता को, ठीक है, जो बहुत ही डल है, उदास है, कोई जिसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई हैप्पीनेस नहीं है, बहुत ही उदास, वो ग्रे दिखाता है। ऑल राइट, आई हेयर इट इन द डीप हार्ट स्कोर। कोर मतलब होता है एकदम सेंट्रल, यानी बॉटम ऑफ द हार्ट, हमारे दिल की गहराइयों में। सो ये इसका यही मतलब है, दिल की गहराइयों में। तो क्या मीनिंग है, क्या कहना चाहते हैं यीट्स इस स्टैंजा के थ्रू? वो ये कहना चाहते हैं अपनी डिज़ायर किस हद तक स्ट्रांग हो चुकी है इनिसफ्री जाने की, ये एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, और बता रहे हैं कि भाई अब बहुत हो चुका, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ इतना ज़्यादा स्ट्रांगली जाना है और वो सब कुछ इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस करने की अब मुझे इच्छा होने लगी है कि अब तो जिस आइलैंड में, यानी जो लेक वहाँ पर है, विच इज़ लो हिल, ओके, तो इतना ज़्यादा, उस लेक का नाम है लो हिल, तो वहाँ पे जो लेक है उसमें पानी जो है उसकी आवाज़ अब मुझे सुनाई देने लगी है, इतनी ज़्यादा सुनाई देने लगी है कि चाहे मैं रोडवे यानी स्ट्रीट है या सड़क है, चाहे मैं वहाँ खड़ा हूँ जहाँ पर ट्रैफिक की हर वक्त आवाज़ रहती है, शोर रहता है, गाड़ियों का शोर रहता है, हॉर्न्स का शोर है, हर तरफ शोर रहता है, चाहे मैं रोडवे पर हूँ वहाँ पर भी मुझे मेरे कानों में वही आवाज़ आ रही है पानी की, मुझे ट्रैफिक सुनाई नहीं दे रहा। या ऐसी जगह हूँ जो पेवमेंट ग्रे जैसे मैंने बताया था कि वो गलियारे या वो फुटपाथ जो बिल्कुल उदासीनता है, यानी एकदम सन्नाटे से भरी हुई हैं। तो चाहे कोई भी एरिया हो, भले ही वो शोर शराबे वाला एरिया हो या सन्नाटे से भरा हुआ एरिया हो, कोई भी एरिया हो, कोई भी जगह हो, मेरे कानों में, मेरे दिल की गहराइयों में बस एक ही एक आवाज़ गूंज रही है, और वो आवाज़ है lake water lapping with slow sounds by the shore, ओके। तो ये इसमें इस लास्ट स्टैंजा में उन्होंने यही बताना चाहा है कि अब कितना ज़्यादा वो इनिसफ्री जाना चाहते हैं, ठीक है। तो पहले स्टैंजा में उन्होंने बताया कि वो वहाँ जाके क्या क्या करेंगे इनिसफ्री जाके, दूसरे में उन्होंने बताया कि वहाँ उन्हें क्या क्या मिलेगा, और तीसरे स्टैंजा में उन्होंने बताया कि उनकी ये डिज़ायर किस हद तक बढ़ चुकी है। अब देख लेते हैं कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये आंसर किस तरीके से लिखना है। जैसा कि मैंने आपको समझाया कि कितना ज़्यादा अब ये कमिटेड है इनिसफ्री जाने के लिए, तो ये लास्ट स्टैंजा जो है इस पोम का स्टैंजा 3, द लास्ट स्टैंजा, उसके अंदर उनकी इस कमिटमेंट, इस डेडिकेशन को ही दिखाया गया है, उनकी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर को ही एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरीके से जो सिटी लाइफ है, जहाँ पे हर तरफ ट्रैफिक दिखाई देता है, पोल्यूशन दिखाई देता है, हर तरफ आपको जो ट्रैफिक में जो गाड़ियों के हॉर्न्स हैं वो सुनाई देते हैं, वो शोर शराबा हर वक्त रहता है, आपको बिल्कुल भी एक स्पेस नहीं मिलता खुद के साथ ही टाइम स्पेंड करने के लिए। तो खुद के साथ ही वो टाइम स्पेंड करने के लिए जो है यीट्स इनिसफ्री जाना चाहते हैं। एक बार मैं इस एक्सप्लेनेशन को भी रीड कर देती हूँ ताकि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाए। In this stanza, Yeats becomes more committed to his idea of going to Innisfree. The wish is so strong that the moment he imagined his life there, he hears the low sound of water lapping by the shore day and night. यानी ये उन डिज़ायर इतनी स्ट्रॉन्ग है कि अब तो उनके कानों में भी पानी की ही आवाज़ गूंज रही है, पानी की आवाज़ जो किनारे से टकराती है और फिर वापस आ जाती है। It does not matter where he goes, whether he is standing on the roadway where horns of cars and people moving around fills your ears, or the dull pavements where you get to see or hear nothing.
कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ पर हैं, या तो आप शोर शराबे वाले रोड पर हैं या एकदम डल और सन्नाटे भरे पेवमेंट्स में हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यीट्स के कानों में क्या आवाज़ आ रही है? Nothing can suppress the sound of lake water reaching the shore of the island, resonating in the core of his heart. चाहे कहीं भी हो यीट्स, कोई भी या कुछ भी उनकी इस इच्छा को अब दबा नहीं सकता। सप्रेस का मतलब होता है किसी भी इच्छा को दबा देना, वहीं उसे ख़त्म कर देना, ठीक है। इच्छा को या इंसान को हम कहते हैं कि सप्रेसिंग अ ह्यूमन, तो वहाँ ह्यूमन को दबाने का मतलब ये है कि उसकी इच्छाओं को दबा देना, उसकी जितनी भी मनोकामनाएं हैं इस तरीके से उनको सप्रेस करना और इस तरीके से उन्हें दबाना कि उस इंसान को भी पता ही ना चले कि उसकी ऐसी कोई इच्छा है भी क्या, वो अपनी खुद की ही इच्छाओं से परिचित ना हो। इस तरीके की एक भावना को और इस तरीके की इसी को ही सप्रेशन कहा जाता है, ओके। तो इस यीट्स के इर्द गिर्द कुछ भी चल रहा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी उनकी सिर्फ एक ही डिज़ायर है, वो है इनिसफ्री जाना, और कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। उनके कानों में और उनके दिल की गहराइयों में इस वक्त जो सिर्फ एकमात्र या तो इच्छा कह लीजिए या जो म्यूज़िकल साउंड उन्हें पानी का सुनाई दे रहा है वो कह लीजिए, कि इस वक्त सिर्फ एक ही आवाज़ उनके कानों में और दिल में गूंज रही है, और वो है उस लेक की जो किनारे से टकरा कर लौट रहा है। और ये वही लेक है जहाँ इनिसफ्री नाम का आइलैंड है, ओके। तो माय स्टूडेंट्स, इसी के साथ ये वीडियो एंड होता है, इस पोम का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होता है। आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं, ओके। और अब मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करवाता है हाई क्वालिटी कंटेंट, नॉलेज और सभी टॉप कोर्सेज, वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। ई नोट्स और ई बुक्स के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवाया गया है, आप वहां से विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियोस की एक्सेस के लिए आप www.magnetbrains.com पर भी विज़िट कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।